हमने ये बात तो बहुत सुनी है कि जिंदगी एक रेस हो गई है, हम दौड़े चले जा रहे हैं, थोड़ा रुकना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए। मगर पॉज लेने के बाद क्या करना चाहिए? क्या इस बात की पूरी क्लैरिटी थी? शायद नहीं, और सोचा भी नहीं कि पॉज लेकर के क्या करेंगे। मगर आज की बुक समरी में इसका जवाब मिलेगा। आज की बुक समरी है स्टिलनेस इज द की, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। हर किसी के लाइफ में कुछ गोल्स, एम्बिशन और कुछ सपने होते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हम पावर, शोहरत और दौलत चाहते हैं और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम एक के बाद एक गोल्स अचीव करते जाते हैं पर कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे हम रुकना जानते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि लोग वर्कोहॉलिक बनते चले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आखिर में उनकी हेल्थ और उनके माइंड को भुगतना पड़ता है। मगर अपनी फैमिली, हेल्थ और टाइम को सैक्रिफाइस किए बिना क्या सक्सेसफुल होने का कोई और तरीका है? जी बिल्कुल है। सक्सेस पाने का एक सीक्रेट है कि आप अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करें। यकीन नहीं आता तो आज की इस बुक समरी में टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन और कई फेमस लोगों की कहानी से आज में सीखने को मिलेगा और आपके अंदर जो स्टिलनेस छुपी हुई है उसे पहचानने का भी मौका मिलेगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। आज के बिजी वर्ल्ड में सब कुछ सुपरफास्ट हो गया है, जहां रुक जाना या अपनी स्पीड कम कर देना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे देखो जल्दी में है, हर कोई जल्द से जल्द सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। लोगों को लगता है कि दिन रात काम करने के बाद ही उन्हें सक्सेस मिल सकती है, पर सच तो यह है कि ये भाग दौड़ कभी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। आज के इस माहौल में स्टिलनेस यानी कि ठहराव की लोगों को सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि स्टिलनेस अचीव कैसे की जाए? स्टिलनेस हमें सक्सेस की तरफ कैसे ले जा सकती है? इस समरी में आप उन 3 डोमेन के बारे में जानेंगे जिन पर फोकस करके हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। ये 3 डोमेन हैं आपका माइंड, सोल और बॉडी। सिर्फ माइंड की मत सुनो, बल्कि अपनी चेतना और बॉडी पर भी जरूर ध्यान दें। एक क्लियर माइंड, अच्छी चेतना और हेल्दी बॉडी का हमारी लाइफ में काफी अहम रोल है, जिनकी हेल्प से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। इस समरी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है जो जाने माने लोगों ने अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने के लिए यूज की है, जैसे जॉन एफ कैनेडी, टाइगर वुड्स और माइकल जॉर्डन। उनकी कहानी आपको बताएंगी कि कैसे स्टिलनेस लोगों को उनकी इच्छा और सपनों को पूरा करने में हेल्प करती है। ये एक ऐसी एडवाइस थी जिसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो दुनिया तबाह हो सकती थी। यानी ये उन लाखों करोड़ों लोगों का सवाल था जिनकी जिंदगी अब सिर्फ कैनेडी के हाथ में थी। न्यूक्लियर क्राइसिस के वक्त कैनेडी ने किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपनी पहले की गलतियों से सबक ले चुके थे, इसलिए जंग करने के बजाय कैनेडी ने सब्र और शांति से काम लिया और खूब सोच विचार कर फैसला किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। कैनेडी जानते थे कि क्रुश्चेव उन्हें एक कमजोर लीडर समझते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई थी, लेकिन इसका ये भी मतलब था कि रशिया अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं था। कैनेडी मानते थे कि इतना बड़ा रिस्क लेने वाला देश एक हताश कदम उठा रहा है। कैनेडी ने दिमाग से काम लिया। वे जानते थे कि गुस्से से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। इस समझ से उन्होंने एक कम एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को अपनाया। उन्होंने क्यूबा को घेर लिया, जिससे रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को अपने अलग कदम के बारे में सोचने के लिए टाइम मिल गया। हालांकि ये सब उतना आसान नहीं था। सबको सिर पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही थी। एक रशियन वॉरशिप बैरिकेड लाइन की तरफ बढ़ रहा था। एक अमेरिकन स्पाई प्लेन को मार गिराया गया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश इस जंग के लिए कमर कसे तैयार खड़े थे। कोई नहीं जानता था कि दुनिया का और लोगों का क्या हश्र होगा। कैनेडी पूरी शांति के साथ अपने फैसले पर कायम रहे कि एग्रेशन या जंग इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। वो किसी भी दबाव में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहते थे।
उन्होंने शोर शराबे को न तो अपने मन पर हावी होने दिया और ना ही खुद को भावनाओं में बहने दिया। कैनेडी मजबूती से अपने फैसले पर अटल रहे और उनकी पूरी कोशिश रही कि हालात उनकी वजह से और ना बिगड़े। कैनेडी की स्ट्रेटेजी थी कि वे खुर्शचेव को सोचने का वक्त देना चाहते थे और ठीक 11वें दिन ये सारा मामला खत्म हो गया। खुर्शचेव समझ चुके थे कि वो यूएस को टेस्ट करने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी उसे हटाने के लिए पेपर पर साइन कर दिया। एक लीडर और डिसीजन मेकर को हमेशा होने वाले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। कैनेडी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए दुनिया को बचा लिया था। वो ऐसी सिचुएशन में भी एकदम ठंडे और शांत दिमाग से सोच पाए जहां पल पल भारी था। कैनेडी रुकने या ठहर जाने की अहमियत को समझते थे, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्होंने हर पहलू पर गौर किया। जॉन एफ कैनेडी को हम वाकई में मैन ऑफ स्टिलनेस या शांति प्रिय कह सकते हैं। डोमेन ऑफ द माइंड इस चैप्टर को और जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस स्टोरी से स्टिलनेस की अहमियत को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एम्प्टी द माइंड। ये सच है कि सोचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और यूजफुल भी। सक्सेस का एक ही मंत्र है और वो है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। लेकिन कभी कभी हम हद से ज्यादा सोचकर अपने माइंड को कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर देते हैं और उस पर ज्यादा लोड डाल देते हैं। हम कई बार ऐसी बेकार की बातें सोचने लगते हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को खाली करोगे तो वहाँ फालतू बातों के बजाय अंडरस्टैंडिंग और डिस्कवरीज के लिए जगह बन जाती है। अगर आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप उस चीज पर फोकस कर पाओगे जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो। डी.टी. सुजुकी, जिन्होंने वेस्ट में बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाया था, उनका मानना था कि कई लोग सिर्फ इसलिए महान काम कर पाए क्योंकि वो ना तो बहुत ज्यादा सोचते थे और ना ही बहुत ज्यादा चिंता करते थे। सुजुकी कहते थे कि आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूल जाने की कला को अगर लंबे समय तक किया जाए तो इंसान फिर से बच्चों जैसा मासूम बन सकता है। जब आपके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत आ जाती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सोच ही नहीं रहे हैं। एक चाइनीज फिलोसोफर थे हुआंग हो, जिनका कहना था कि अगर आप फास्ट माइंड चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने माइंड को या तो खाली करना होगा या ब्रेन की एक्टिविटीज को कम करना होगा। मार्कस ऑरेलिस ने भी लिखा है कि माइंड की स्टिलनेस अचीव करने के लिए आपको अपने ब्रेन से पास्ट और फ्यूचर को हटाना होगा, यानी कि जो गुजर चुका है उसे भूलना होगा और जो अभी हुआ नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ना होगा। अपने मन को साफ कर उसे शुद्ध रखो, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सबसे पवित्र जगह है। आप अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने जजमेंट और बेकार की चिंताओं को चूज करके उन्हें फिल्टर कर सकते हो जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। हद से ज्यादा सोचकर खुद बहुत ज्यादा लोड मत डालो। एकदम शांत और खामोश रहकर अपना काम करो, क्योंकि आपके माइंड को शांति और सुकून की जरूरत है। पॉपुलर बेसबॉल प्लेयर शॉन ग्रीन ने 2002 में लॉस एंजलिस डॉजर्स के लिए खेला था। शॉन को साल के $14 मिलियन मिले थे, लेकिन इसके बावजूद वो गेम में कोई कमाल नहीं कर पाए। उनके मैनेजर्स ने एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पर उनकी काबिलियत पर उंगली उठाना शुरू कर दी और उनके फैंस जो उनके दीवाने थे उन्होंने शॉन का खूब मजाक उड़ाया। शॉन के बेसबॉल करियर की ये सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उस वक्त शॉन का दिमाग एकदम बेचैन था। उनके मन में 100 चीजें चल रही थी। शॉन इस हार के बाद इस कदर निराश हुए कि उन्हें अपनी एबिलिटी पर शक होने लगा था। वो इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि उन्हें लगा कि ये उनके करियर का दी एंड है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म का सहारा लिया, जबकि एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पर उनका सफर जारी रहा। उन्होंने अपने माइंड को एकदम क्लियर और खाली कर दिया था, जो उन्होंने बुद्धिज्म से सीखा था। शॉन ने उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती थी। 23 मई यानी कि 23 मई 2002 में एक गेम के दौरान उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही। उनकी टीम हारी भी और जीती भी।
शॉन जानते थे कि उन्हें ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालकर बाहर करना होगा, और गेम में अपनी बारी आने से पहले ही शॉन ने अपने माइंड को एकदम कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपने माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया और सिर्फ गेम पर फोकस करते रहे। उस दिन अपने फर्स्ट बैट के दौरान उन्होंने थर्ड पिच में बेसबॉल को हिट किया था और उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस गेम के 8वीं इनिंग तक चलती रही। इससे पहले वाले गेम में शॉन की जो खराब परफॉर्मेंस रही थी, उसकी भरपाई उन्होंने इस गेम में अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से कर दी थी। टीम के मैनेजर चाहते थे कि 5 एक्सीलेंट बैट के बाद अब शॉन को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब उनके माइंड में कोई डाउट, कोई स्ट्रेस नहीं था और ऊपर से उनके फैंस भी उन्हें लगातार चीयर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें फिर से अपना माइंड क्लियर करना था। शॉन का जोश देखने लायक था। वो किसी बच्चे की तरह खेल रहे थे जिसे हार या जीत की कोई टेंशन नहीं होती, वो तो बस गेम एंजॉय करता है। जब उन्होंने बॉल को दूर तक हिट किया तो उनके टीम के साथी खुशी से पागल हो गए। शॉन ने जब अपना माइंड पूरी तरह से खाली किया तब वो बॉल से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। वो बेस को राउंड करते वक्त भी एकदम शांत बने रहे। उन्होंने ग्रेटेस्ट वन गेम परफॉर्मेंस के तौर पर बेसबॉल में रिकॉर्ड बना डाला था। बेसबॉल की हिस्ट्री में शॉन ग्रीन पहले बुद्धिस्ट बेसबॉल प्लेयर थे। बुद्धिज्म ने शॉन को एक शांत और क्लियर माइंड रखना सिखाया था। एक शांत और शोरगुल से खाली मन के कारण ही शॉन एक बार फिर से सक्सेस की ऊंचाइयां छू पाए थे। अगर शॉन अपने माइंड को खाली करके लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? सो माइंड को एम्प्टी करने की इम्पोर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द डोमेन ऑफ द सोल। स्टिलनेस के और भी सोर्स हैं, जैसे अपनी फीलिंग्स के प्रति ईमानदार रहना, दूसरों के साथ एक हेल्दी और केयरिंग रिलेशनशिप, निस्वार्थ भाव रखना, सेल्फ कंट्रोल, सही और गलत की पहचान होना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टिलनेस अचीव करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका दिल ही बेचैन है तो भला दिमाग कैसे शांत रह सकता है? इस खालीपन का सबसे ज्यादा शिकार तो आपकी सोल यानी कि चेतना यानी कि आत्मा होगी। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उन्हें जरूरी चीजें दिखाई नहीं देती और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। खुशी, संतोष और स्टिलनेस यानी कि शांति या ठहराव हमारी सोल से निकलता है। जिस इंसान को शांति और सुकून चाहिए उसे सही और गलत के बीच का फर्क पता होना चाहिए, तभी वो चैन से जी पाएगा। आपको अपने दिल से जलन और नफरत की भावना मिटानी पड़ेगी, तभी आप खुश रह पाएंगे। दूसरों के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कीजिए और जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। जो भी करो मॉडरेशन में करो, यानी न कम न ज्यादा। जो मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। ये कुछ तरीके हैं जो आपको लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। याद रहे कि एक शुद्ध और साफ चेतना के साथ ही इंसान अपनी लाइफ को महान बना सकता है। टाइगर वुड्स एक फेमस गोल्फर हैं जो काफी अमीर और फेमस हैं। उनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है। उनके जैसी लाइफ जीने का सपना हर कोई देखता है। गोल्फ में अपने शानदार करियर की बदौलत उन्हें एक आइकॉन माना जाता है। इसके अलावा टाइगर के पास एक लविंग फैमिली भी है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी महसूस करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी टाइगर को जिंदगी में कभी सच्चा सुख नहीं मिला। उनके पिता अल वुड्स ने 2 शादियां की थी और टाइगर उनकी दूसरी बीवी के बेटे थे। टाइगर के पिता बेहद सख्त मिजाज इंसान थे। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने रेसिज्म यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव को काफी करीब से झेला था। टाइगर जब 1 साल के बच्चे थे तो उनके पिता ने उन्हें पहली बार गोल्फ से इंट्रोड्यूस कराया और उन्हें एक हाई चेयर में बैठा दिया गया था जबकि उनके पिता गोल्फ खेल रहे थे। गोल्फ को लेकर टाइगर के अंदर एक अजीब सा जुनून डेवलप हो गया था, यहाँ तक कि 9 महीने की उम्र से ही वो गोल्फ के बॉल को हिट कर सकते थे। टाइगर वुड्स जब 2 साल के थे तो अपनी स्किल्स दिखाने के लिए उन्हें एक टेलीविजन शो में इनवाइट किया गया। टाइगर ने न जाने कितने घंटे अपने गैराज में अपने पिता से गोल्फ सीखते हुए गुजारे थे। ये उन्हें खुद भी याद नहीं है और उसके बाद गोल्फ कोर्स में न जाने कितने घंटों की ट्रेनिंग के बाद उनकी गोल्फ स्विंग में निखार आया।
जिसने उन्हें इस गेम का मास्टर बना दिया। उनके पेरेंट्स उन्हें अलग अलग गोल्फ टूर्नामेंट में लेकर जाया करते थे। उन्होंने टाइगर के लिए बेस्ट से बेस्ट कोच हायर किए। कोच से ट्रेनिंग लेने के बावजूद टाइगर के पिता उन्हें कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कराया करते थे। उन्हें सिखाते वक्त उनके पिता जोर जोर से खांसते थे और अलग अलग आवाजें निकालते थे, यहाँ तक कि वो उनके ऊपर बॉल भी फेंका करते थे ताकि टाइगर का माइंड किसी भी तरह की डिस्टरबेंस को बर्दाश्त करना सीख ले। उनके पिता का मानना था कि अगर टाइगर मामूली शोर से भी डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे तो वो कभी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। इसलिए उन्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसे जैसे टाइगर बड़े होते गए, उनके पिता की ट्रेनिंग और भी टफ होती गई। उनके पिता उन्हें गुस्सा दिलाने और गेम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें भला बुरा कहते थे या कोई इंसल्टिंग बात कह दिया करते थे। उनके पिता टाइगर को विनम्रता सिखाने के लिए प्रैक्टिस के दौरान चीट किया करते थे। पर जैसा कि टाइगर का कहना है कि उनके पिता की टफ ट्रेनिंग ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। टाइगर कहते हैं कि उनके पिता ट्रेनिंग के दौरान कई बार जब हद से ज्यादा गुजर जाते तो वो बोल सकते थे कि अब बस बहुत हो गया, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। टाइगर को टफ ट्रेनिंग मिल रही थी और वो इसे एंजॉय भी कर रहे थे। उनके पिता का कहना था कि इनफ या बस बहुत हो गया शब्द लूजर्स और उन लोगों के लिए हैं जो हार मान लेते हैं। टाइगर ने अपना हर गेम जीता और हमेशा वर्ल्ड के नंबर 1 गोल्फर बने रहे। सफलता की इन ऊंचाइयों को छूने के बाद उन्हें लगने लगा था कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो बहुत लकी हैं और उन्हें वही करना चाहिए जो टाइगर चाहते हैं। टाइगर को लगता था कि जो दौलत, शोहरत और इज्जत उन्हें मिली है उसके वो पूरे हकदार हैं। सफलता उनके सिर चढ़कर बोल रही थी। उन्हें इतना घमंड हो गया था कि वो अपनी लाइफ से किसी को भी किक मारकर निकाल सकते थे और 2006 में अपने पिता की मौत के बाद उनका एटीट्यूड और भी ज्यादा खराब होता चला गया। 2008 में पैर की चोट लगी होने के बावजूद उन्होंने एक बेहद टफ मैच जीता। ये उनकी 14वीं यानी कि 14th बड़ी जीत थी। इस गेम के बाद उन्होंने 6 महीने का ब्रेक लिया। इसके कुछ ही टाइम बाद टाइगर की वाइफ ने उन पर चीटिंग का आरोप लगा दिया था। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि टाइगर की कार का एक्सीडेंट हो गया। ऊपर से उनकी वाइफ ने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया था। इन 10 सालों में उन्होंने एक भी बड़ा अवार्ड नहीं जीता था। ये टाइगर वुड्स की जिंदगी का सबसे खराब दौर था। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। न्यूज़पेपर गर्मा गर्म खबरें उड़ा रहे थे कि टाइगर के कई पॉर्न स्टार्स और वेट्रेस के साथ अफेयर थे। उन पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने चर्च के पार्किंग लॉट में अपनी फैमिली फ्रेंड्स की बेटियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे। यहाँ तक कि टाइगर को सेक्स रिहैब भेजा गया, जिसके चलते उनके सारे स्पॉन्सर्स भी हाथ से निकल गए। उनकी फैमिली लाइफ तो बर्बाद हुई सो हुई, फाइनेंशियली भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि डिवोर्स के बाद उन्हें अपनी वाइफ को $100 मिलियन देना पड़ा। टाइगर के पिता उन्हें गोल्फ सिखाते वक्त स्टिलनेस ऑफ माइंड की ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन लाइफ के बाकी पहलुओं में टाइगर बेहद कमजोर और इमेच्योर साबित हुए। उन्होंने अपनी लाइफ की कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे कि गहरे रिश्ते, सही और गलत की पहचान, मॉडरेशन और सेल्फलेसनेस। ये और बात है कि बाद में टाइगर को अपनी हर गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने कहा कि एक इम्बैलेंस्ड लाइफ में कोई मजा नहीं है। टाइगर समझ चुके थे कि लाइफ में अगर डिसिप्लिन ना हो तो लाइफ एकदम बर्बाद हो जाती है। एक स्वार्थी इंसान हमेशा अपने अंदर खालीपन महसूस करता है, वो कभी सुकून से नहीं बैठ सकता। खैर, इतनी मुश्किलों के बावजूद 2019 टाइगर के लिए कुछ राहत लेकर आया जब उन्होंने मास्टर्स टूर्नामेंट जीतकर एक बार फिर से वापसी की। तो डोमेन ऑफ सोल और इसका इम्पोर्टेंट लेसन कि लाइफ के हर एरिया में बैलेंस्ड लाइफ की जरूरत होती है, ये समझने के बाद बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कॉन्कर योर एंगर। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं या हर काम गुस्से में आकर करते हैं, वो हमेशा फेल होते हैं और अंत में टूटकर बिखर जाते हैं। हिस्टोरियंस हिस्ट्री के एक ऐसे फेमस लोगों के बारे में बताते हैं जिनकी पूरी जिंदगी गुस्से और नफरत करते हुए ही बीती। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कहते हैं कि उन लोगों से नफरत मत करो जो तुमसे नफरत करते हैं, वरना उनमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा। नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। एक सच्चा लीडर वो है जो नफरत और गुस्से के जोर पर नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से लोगों का दिल जीतता है।
ग्रीक पॉलिटिशियन पेरिकल्स और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इसी फिलॉसफी पर यकीन रखते थे। सेनेका जो एक रोमन फिलोसोफर थे, उनका भी यही कहना था कि गुस्सा आपको अपने गोल्स तक कभी पहुंचने नहीं देगा। गुस्सा पहले काफी हेल्पफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये विनाशकारी साबित हो जाता है, जो आपकी खुशियों और आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। जो आप चाहते हैं गुस्से से कभी हासिल नहीं कर सकते। जो गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है वो दूसरों के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचाता है या आपके रिश्तों को तहस नहस कर सकता है। गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आए, ऐसे बन जाओ जैसे आप बहरे, गूंगे और अंधे हो। अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। ऐसी जगहों या लोगों से दूर रहो जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। जितना हो सके उन्हें अवॉइड करो, और जैसे ही आपको लगे कि आपका टेम्पर बढ़ रहा है तो तुरंत वहां से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आप किसी को भला बुरा बोल दें और फिर बाद में पछताएं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस निराशा को कम करने के लिए भी आपको गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जिसके दिल में गुस्सा होगा वो कभी लाइफ में स्टिलनेस अचीव नहीं कर सकता। गुस्सा आपको देता क्या है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और हार का एहसास। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि गुस्सा एक शेर की तरह है जो आपके अंदर रहता है, और अगर इस शेर को काबू में नहीं किया गया तो यह आपको ही मार डालेगा। स्टिलनेस अचीव करने से पहले इस गुस्से को खत्म करना होगा, तब जाकर आप अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ पाएंगे। बास्केटबॉल में सक्सेस की ऊंचाइयां छूने के बाद 2009 में माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जिस वक्त जॉर्डन ये अवार्ड ले रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने एक अजीब सी स्पीच दी। बड़े गुस्से वाली टोन में जॉर्डन ने मीडिया के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि मीडिया उन्हें और कॉलेज में उनके कोच को हमेशा क्रिटिसाइज करती रही। माइकल डीन स्मिथ के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने कॉलेज के दिनों में एक बार बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर माइकल के लिए कहा था कि उनमें खास पोटेंशियल नहीं है। इसके बाद जॉर्डन ने ऑडियंस में से एक आदमी की तरफ इशारा किया। ये लेरॉय स्मिथ थे, एक बास्केटबॉल प्लेयर जिन्हें डीन स्मिथ ने जॉर्डन के बदले उस वक्त सिलेक्ट किया था जब दोनों यूनिवर्सिटी की टीम के लिए ट्राई कर रहे थे। अपनी स्पीच में जॉर्डन ने कहा कि उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि उनके बजाय लेरॉय स्मिथ को चूज करने का कोच का फैसला गलत था। जॉर्डन का मानना था कि उन्हें जानबूझकर टीम से हटाया गया था। जॉर्डन सालों तक इस बात को दिल में दबाए बैठे रहे, लेकिन उस स्पीच के दौरान उन्होंने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। ऑडियंस उस वक्त थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो गई जब जॉर्डन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर बुल के जनरल मैनेजर जेरी क्रॉस को इनवाइट नहीं किया था। 1977 में जेरी ने कहा था कि टीम किसी एक प्लेयर की वजह से मैच नहीं जीतती, बल्कि ग्रुप एफर्ट की वजह से जीतती है। जॉर्डन को जेरी की ये बात चुभ गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। उन्होंने स्पीच में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने पैट रिले को एक होटल स्वीट से लात मारकर बाहर निकाला था, क्योंकि उस होटल में जॉर्डन रहना चाहते थे। पैट रिले लेकर्स के पुराने कोच थे, जो शिकागो बुल्स की राइवल टीम थी। लेकिन जॉर्डन के फ्रेंड्स का ये मानना था कि जॉर्डन ने हेल्प करने के मकसद से स्पीच नहीं दी थी। वो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि गुस्सा किसी इंसान को एक बेहतर इंसान या प्लेयर बनने में कैसे हेल्प करता है। वो बस ये एक्सप्रेस करना चाहते थे कि लोगों के उन्हें कम काबिल समझने और उन पर भरोसा न करने के कारण ही वो अपने करियर में सक्सेसफुल रहे थे। माइकल जॉर्डन ने साबित कर दिया था कि गुस्सा कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन लोगों ने उनकी स्पीच को गलत तरीके से लिया। उनकी स्पीच ने यह भी दिखाया कि कैसे गुस्से में लोग दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। गुस्से ने माइकल जॉर्डन को एक बेहतर बास्केटबॉल प्लेयर बना दिया था, लेकिन उनके इसी गुस्से की वजह से उनकी टीम में गलतफहमी पैदा हो गई थी। कई बार वो अपनी ही टीम के साथियों का अपमान कर दिया करते थे और उनसे लड़ पड़ते थे। जॉर्डन की इसी क्रूरता ने बास्केटबॉल कोर्ट में किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा तो किसी का NBA करियर ही चौपट कर दिया था। बेशक वो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं,
लेकिन उनके गुस्से और बदले की भावना ने उनकी इमेज खराब कर दी थी। उनका बर्ताव किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। कोई दो राय नहीं है कि माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल को अपना सुरक्षित स्थान बना लिया था, लेकिन जीत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी को भी हर्ट कर सकते थे, यहाँ तक कि खुद को भी। माइकल जॉर्डन का नेगेटिव बिहेवियर कहीं से भी आइडियल नहीं था जिसे कि फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर है से नो। बॉडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सोल और माइंड। आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी का क्या फायदा है अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि बॉडी में ही सोल और माइंड की जगह है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टिलनेस ऑफ बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे। पर अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात। एक जाने माने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथन फेडर कहते हैं कि नए बेसबॉल प्लेयर्स को बैट पकड़कर पीछे रखने में दिक्कत होती है। वो एक परफेक्ट पिच चूज किए बिना ही लगातार हिट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एग्रेसिव तरीके से खेलने से उन्हें नाम और शोहरत मिल पाएगी, लेकिन ये नौसिखिए बेसबॉल प्लेयर ये नहीं जानते कि एग्रेशन आपकी असली ताकत नहीं है, बल्कि ये कमजोरी है। जबकि उन्हें चाहिए कि वो ग्रेट हिटर सदाहारू ओह की तरह बैट होल्ड करना सीखें और एक परफेक्ट पिच का वेट करें। सदाहारू ने अपने हिटिंग कोच और जेन मास्टर हिरोशी अरकावा से ये बात सीखी थी कि बेसबॉल में इंतजार करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सदाहारू ओह ने एक्यूरेसी और खालीपन की इस इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा जो उनके कोच ने उन्हें मुश्किल बैटिंग एक्सरसाइज के जरिए सिखाई थी। वो अराकावा के सिखाए लेसन्स ही थे जिन्होंने सदाहारू को एक प्रो बेसबॉल प्लेयर बना दिया था। बॉल को हिट करने से पहले बैट को पीछे होल्ड करके रखना और परफेक्ट पिच का वेट करने की जो एबिलिटी सदाहारू के अंदर थी उसे वू वेई कहते हैं। इस दौरान उनका बॉडी मूवमेंट एकदम शांत रहता था ताकि वो मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से एक्टिव हो सके। इस प्रोसेस में इंसान में ठहराव आ जाता है और वो एकदम क्लियर तरीके से सोच पाता है। इसीलिए ये एबिलिटी सबको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। जैसे पजल आप जल्दबाजी में कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, येलो लाइट और रेड लाइट भी ग्रीन लाइट की तरह ही इंपॉर्टेंट है। बेहतर तरीके से सोचने के लिए बॉडी को पॉज लेने की जरूरत होती है, लेकिन जब आपको लगता है कि ब्रेक लेने का मतलब है कि आप किसी काम के नहीं हो, तब आप खुद को स्टिलनेस अचीव करने से रोकते हो। रेस्ट लेकर आप खुद को बेटर बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेक नहीं लेंगे तो आप बेहतर बनने की पॉसिबिलिटी को रोक देते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि और ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनने के लिए आप कुछ देर शांत रहकर खुद को तैयार करें। सक्सेसफुल होने के लिए आपको ठहराव की कला, एक्यूरेसी और खालीपन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती उन्हें ना कहना सीखना होगा। आपको उन्हीं चीजों में अपना टाइम और एनर्जी लगाना है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। स्टिलनेस अचीव करने के लिए आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी, थोड़ा रुकना और थोड़ा ना कहना सीखना होगा। फेबियास एक रोमन लीडर थे। उन्हें एक बार पब्लिक ने शांत रहने की वजह से कायर मान लिया था। फेबियास का मानना था कि अगर रोम जंग करने से बचता है तो कार्थागिनियन जनरल हनिबल को जीत सकता था। फेबियास ने कभी भी हनिबल पर हमला करके उसे वापस अफ्रीका खदेड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी थी कि कुछ मत करो और शांत रहो। हालांकि रोम के लोग फेबियास के इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लड़ाई का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके क्रिटिक्स का कहना था कि जब बाकी देश रोम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठना रोम की कायरता होगी। इसके अलावा उनका दावा था कि रोम के पास दुनिया की सबसे स्ट्रांग आर्मी है, इसलिए उन्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। इसी दौरान फेबियास को एक धार्मिक काम के लिए कहीं जाना पड़ा। तब उनकी गैर मौजूदगी में उनके क्रिटिक्स ने एक भयानक कदम उठाया। उन्होंने आर्मी के कमांडर मिनुसियस पर दबाव डाला कि वो हनिबल पर हमला कर दे, लेकिन ये हमला उन पर ही भारी पड़ गया और मिनुसियस पकड़ा गया। फेबियास को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत उसे बचाने वापस लौटा है, लेकिन मिनुसियस को पब्लिक तब तक हीरो का खिताब दे चुकी थी, भले ही उसे हार का मुंह देखना पड़ा था।
फेबियास, जिन्होंने खुद को दुश्मन पर हमला करने से रोक लिया था, आज तक रोमन हिस्ट्री में कायर माने जाते हैं। एक रोमन लीडर के तौर पर फेबियास जब रोम की गद्दी से उतरे, तब रोम के लोगों ने फेबियन स्ट्रेटजी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया। फेबियास की लीडरशिप खत्म होते ही रोम ने हन्निबल पर पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन बदकिस्मती से रोम की ये एग्रेशन वाली स्ट्रेटजी काम नहीं आई। रोम ने हन्निबल पर हमला तो कर दिया था, पर इसमें उनकी पूरी आर्मी मारी गई। इस जंग को बैटल ऑफ कैने के नाम से जाना जाता है। जंग हारने के बाद रोमन्स को फेबियास की बैटल स्ट्रेटजी की बुद्धिमानी का एहसास हुआ। वो समझ चुके थे कि फेबियास की डिलेइंग टैक्टिक्स यानी कि देर करने की स्ट्रेटजी दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है। जल्द ही उन्होंने फिर से फेबियास की बैटल स्ट्रेटजी अप्लाई करने का फैसला किया। फेबियास कुछ ना करने और चीजों का इंतजार करने में उस्ताद थे। अगर वो कमजोर होते तो क्रिटिक्स के दबाव में आकर हन्निबल पर हमला करके अपनी आर्मी को खतरे में डाल देते। बाद में रोमन्स ने फेबियास को एक अनोखा टाइटल दिया। उन्हें फेबियास द डिलेयर के नाम से सम्मानित किया गया। तो चैप्टर का नाम था से नो, लेकिन इसमें वेट करना भी शामिल है। और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। बी अ ह्यूमन बीइंग। एक रशियन कहावत है कि काम आपको बस तनाव भरा और थका हुआ बना सकता है। बाकी लोगों की तरह आपको भी कुछ जरूरी काम करने होंगे। अपने करीबी लोगों के प्रति, अपने देश और खुद के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। ऊपर वाले ने आपको ऐसा टैलेंट दिया है कि आप अपनी ड्यूटी निभा सको और उम्मीदों पर खरे उतर सको। लेकिन याद रहे, ये सारी ड्यूटी और जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको एक हेल्दी बॉडी और माइंड चाहिए। एक अमेरिकन किस्सा है एक रेल वर्कर जॉन हेनरी के बारे में कि ओवरवर्क यानी हद से ज्यादा काम करने से इंसान की जान भी जा सकती है। जॉन ने काम में एक ड्रिलिंग मशीन को पीछे छोड़ने की शर्त लगाई थी, लेकिन यह हैरान करने वाली बात थी कि अपनी बेशुमार ताकत और स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर उसने ड्रिल मशीन को भी पीछे छोड़ दिया था। यह किस्सा आपको तब तक ही ग्रेट और इंस्पायरिंग लगेगा जब तक कि आपको ये न पता चल जाए कि अंत में जॉन की मौत हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि ओवरवर्क करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। काम इंतजार कर सकता है। काम हमेशा रिलैक्स्ड मूड में करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलतियां होती हैं। जो काम आप जल्दबाजी में निपटाने की सोचते हैं, उसमें कोई न कोई गलती रह जाती है, और फिर होता यह है कि उन गलतियों को सुधारने के चक्कर में आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। एक इंसान होने के नाते आपको अपनी बॉडी की लिमिट पता होनी चाहिए। इसीलिए कुछ भी करते वक्त हमेशा माइंडफुल और प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जो भी काम करें उसे मॉडरेशन में करने की कोशिश करें, यानी उसे न ज्यादा करें और न कम। आपकी बॉडी ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है। क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट को दूसरे रॉयल कपल्स के मुकाबले काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। वे कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। अपने देश के लीडर होने के नाते दोनों ही अपने काम को बेहद सीरियसली लेते थे। एक कपल और लीडर होने के नाते उन्होंने जो भी काम किए बहुत अच्छे किए। प्रिंस एल्बर्ट बावेरियन प्रिंस थे। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया से शादी करने के बाद से ही उन्होंने काफी हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था। प्रिंस एल्बर्ट ने क्वीन विक्टोरिया की बहुत सी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली थी ताकि विक्टोरिया की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। प्रिंस एल्बर्ट सही मायनों में मैन ऑफ डिसिप्लिन थे, लेकिन साथ ही वो कंजर्वेटिव और एम्बिशियस भी थे। प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया दोनों ही वर्कोहोलिक किस्म के थे। उनकी लीडरशिप में ब्रिटिश एम्पायर खूब फूला फला। प्रिंस एल्बर्ट खुशी खुशी हर जिम्मेदारी को उठाते चले गए जो क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें दी थी। उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से प्रिंस एल्बर्ट को इतना स्ट्रेस हो जाता था कि वो ऑलमोस्ट रोज ही उल्टियां करते थे। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था जो उनके डेली रूटीन में शामिल था। वो चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना कभी भी नहीं भूलते थे। इनफैक्ट ये माना जाता है कि प्रिंस एल्बर्ट की जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज की वजह से ही ब्रिटेन यूएस सिविल वॉर में फंसने से बच गया था।
ये सच है कि प्रिंस एल्बर्ट ने ही ब्रिटेन की भलाई के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, लेकिन उन पर कुछ बेकार के मामलों में अपनी टांग अड़ाने का भी इल्जाम लगाया जाता है। द ग्रेट एक्सपेडिशन एक कार्निवाल था जहां ब्रिटिश एम्पायर के अजूबों और महान काम को दिखाया जाने वाला था। इसकी तैयारी में ही करीब 1.5 साल का वक्त लगा और खुद प्रिंस एल्बर्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कार्निवल की शुरुआत के कई दिन पहले प्रिंस एल्बर्ट ने अपनी सौतेली माँ को खत लिखा। प्रिंस एल्बर्ट ने उन्हें लिखा कि बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वो एकदम बेजान सा महसूस करने लगे हैं। बेशक कार्निवल काफी हिट रहा था, मगर इसके बाद प्रिंस एल्बर्ट की सेहत गिरती चली गई। बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लेने की वजह से उनकी सेहत को जो नुकसान पहुंचा था, उसका खामियाजा उन्हें ताउम्र उठाना पड़ा। क्वीन विक्टोरिया को भी बाद में प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा हुआ यूट्रस और हर्निया की बीमारी हो गई। 17 सालों तक वो लगातार प्रेग्नेंट रही क्योंकि उनके 9 बच्चे हुए थे। एक के बाद एक प्रेगनेंसी ने उनके शरीर को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उनकी बीमारी लंबी चली और मौत से पहले वो काफी दर्द में रही। ये सच है कि राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वारिस चाहिए था, लेकिन उन्हें इसके नतीजे के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस रॉयल कपल की लाइफ में सब कुछ था, पर खुशी और सुकून के 2 पल नहीं थे, क्योंकि उनकी लाइफ में मॉडरेशन की कमी थी। प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया मरते दम तक एक बिजी लाइफ जीते रहे और ताउम्र जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे। हालांकि क्वीन विक्टोरिया जानती थी कि अंधाधुंध काम करने का क्या असर होता है। अपनी जिम्मेदारियों और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर रखना कितना जरूरी होता है, ये क्वीन विक्टोरिया बखूबी समझती थी। तभी तो उन्होंने लिखा था कि काम को लेकर उनके अंदर जो जुनून है, वो उनके रिश्तों और सेहत को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और प्रिंस एल्बर्ट का माइंड उन्हें सोने नहीं देता था, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा पेट की शिकायत रहती थी। यहाँ तक कि उनकी स्किन भी वक्त से पहले ढलने लगी थी। प्रिंस एल्बर्ट उन सारे वार्निंग सिग्नल्स को नजरअंदाज करते रहे जो इशारा कर रही थी कि उनकी बॉडी को अब ब्रेक चाहिए। वो दिन रात काम में डूबे रहे, लेकिन वो भूल गए कि बॉडी की अपनी एक लिमिट है और उस लिमिट को पार करना खतरनाक हो सकता है। 14 दिसंबर 1861 के दिन प्रिंस एल्बर्ट इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें कॉन्स डिसीज थी। ये ऑटो इम्यून बीमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर मौका मिलता तो शायद प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया के बच्चे उन्हें सिंपल ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने को कहते, ताकि उनके पिता की इस तरह समय से पहले मौत न होती। काश इस रॉयल कपल को मॉडरेशन के सही मायने पता होते तो वो इतना ओवरवर्क करके अपनी सेहत से समझौता न करते और एक खुशहाल और लंबी जिंदगी जी पाते। और ये लर्निंग जर्नी अब पहुंच गई है कंक्लूजन के मोड़ पर। इस समरी में आपने सीखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको माइंड की स्टिलनेस यानी कि मन को शांत रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको लाइफ में बैलेंस फेस करने की ताकत देती है। आपने ये भी सीखा कि एक क्लियर माइंड आपको बेहतर और गहरी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डिस्कवरीज दे सकता है। सक्सेस तभी मिल सकती है जब माइंड क्लियर और शोरगुल से खाली होगा, और तभी आप अपने सारे काम एकदम परफेक्शन के साथ कर पाओगे। आपने सीखा कि एक खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी हमारी सोल से निकलती है। ईमानदारी, मीनिंगफुल रिश्ते और सही गलत की पहचान होना हमारी सोल को साफ करता है। आपको ये भी एहसास हुआ कि गुस्से से आपका कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि इससे लाइफ में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अपने दिल में सबके लिए प्यार की भावना रखिए और गुस्से को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। इस तरह आप स्टिलनेस ऑफ माइंड अचीव कर पाएंगे। आपने सीखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा रुकना या ठहराव बेहद जरूरी है। क्लियर और बेहतर तरीके से सोचने के लिए आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप शांत रहेंगे। आपने ये भी सीखा कि एक वर्कोहॉलिक होना हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बेशक हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंसान होने के नाते बॉडी की भी अपनी एक सीमा होती है। खुद पर यकीन रखिए कि आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं जो बेहतर चीजें कर सकता है। इंसान तभी शांति और सुकून से जी पाएगा जब वो अपनी बॉडी, माइंड और सोल का ख्याल रखेगा।
अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि आप हर डिस्टरबेंस के खिलाफ लड़ सकते हैं, वो डिस्टरबेंस जो आपको स्टिलनेस अचीव करने से रोकती है। आप अपनी स्टिलनेस को अनब्लॉक करने की पावर रखते हो। यकीन रखो कि आपके अंदर अपना बेस्ट देने की पावर है। स्टिलनेस के जरिए लाइफ में ग्रेटनेस और खुशियां अचीव करने की एबिलिटी आपके अंदर है, और यही विश्वास आपको जीत दिलाएगा। इसी मोड पर ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। और कैसी लगी ये सवाल पूछना तो बेमानी होगा, मगर हाँ, लाइफ के किस एरिया में आपको पॉज लेने की जरूरत है वो जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट